हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे नंबर 8 में उस 40 दिन की सीरीज में जहां पर हम लोग कंप्लीट उत्तराखंड इन 40 दिनों के अंदर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर चंद वंश देखा था, उससे पहले उत्तराखंड का प्राचीन काल, उससे भी पहले उत्तराखंड का प्राक और आद्य ऐतिहासिक काल हमने देखा था। अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग की 3 क्लास हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल पे होगी थी उत्तराखंड की। आज हम लोग डे नंबर 8 के अंदर है, जहां हम लोग गढ़वाल का पवार वंश कंप्लीट करेंगे। ओके, तो गढ़वाल का जो पवार वंश है उसके सोर्सेज क्या हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। सोर्सेज हमें जनरली, जैसे मानवोदया काव्य है, मानवोदया काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कवि भरत के द्वारा लिखा हुआ है। कवि भरत किसके शासनकाल में थे? मानसाह के शासनकाल में थे। आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सभासार ग्रंथ है। सभासार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया है। सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो हमें तीसरा स्रोत देखने को मिलता है वो रामायण प्रदीप देखने को मिलता है। रामायण प्रदीप देखने को मिलता है। इसको किसने लिखा है? मेघाकर शर्मा ने लिखा है। मेघाकर शर्मा ने लिखा है। अन्य कुछ स्रोत और भी हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत हैं हमारे पास ये हैं। ठीक है। इसके अलावा संस्थापक की जब हम बात करते हैं कि जो गढ़वाल में पवार वंश चल रहा था उसका संस्थापक है कौन? कुछ इतिहासकारों का मानना है जो पहला शासक है कनकपाल, वो इसका वास्तविक संस्थापक है। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तविक संस्थापक असल रूप से अजयपाल है। अजयपाल है। अजयपाल वही शासक है जिसने 52 गढ़ों को जीता था गढ़वाल के अंदर। ठीक है। तो जो कनकपाल है उसको कई सारे इतिहासकार हैं, जैसे एटकिंसन है, विलियम्स है, हरिकृष्ण रतुड़ी है, विजयराम रतुड़ी हैं। ये सब क्या मानते हैं कि कनकपाल जो है इसका वास्तविक संस्थापक है। जबकि शिव प्रसाद डबराल, जिनको हम चारण के नाम से भी जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि अजयपाल ही वास्तविक संस्थापक है। किसका? पवार राजवंश का। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है। तो शुरुआत कैसे होती है? एक मिनट, कलर चेंज करते हैं इसका। शुरुआत कैसे होती है पवार वंश की? हमने जब चंद वंश देखा था, हमने क्या बात करी थी कि सोमचंद आया था। कहाँ से आया था? झूसी से आया था, इलाहाबाद के अंदर, बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था। ऐसे ही कौन आ रहा है? कनकपाल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात वाले एरिया से आ रहा है। ये भी तीर्थ पे आया था। ओके। और जो शुरुआत होती है 888 ईस्वी के अंदर चांदपुर गढ़ में होती है, चमोली में है चांदपुर गढ़। ठीक है। तो कनकपाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कहाँ से आ रहा है? गुजरात से आ रहा है, तीर्थ पे आ रहा है। यहाँ पे इसको मिलता है कौन? भानु प्रताप। भानु प्रताप कहाँ का शासक है? चांदपुरगढ़ का। तो इसकी बेटी है, पुत्री है, इसका विवाह किससे करा देता है? कनकपाल से करवा देता है और उसे शासक बना देता है। कितना क्लियर है? सोमचंद आया था। सोमचंद किसकी बेटी से शादी करता है? ब्रह्मदेव की बेटी से शादी करता है, चंपा से ना। ब्रह्मदेव का हमें नाम अन्य क्या क्या देखने को मिलते हैं? वीरमदेव और वीरदेव वगैरह नाम देखने को मिलता है हमें ब्रह्मदेव का। ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन मिलता है इसको? भानु प्रताप मिलता है कनकपाल को। और भानु प्रताप की बेटी से कनकपाल का विवाह हो जाता है, उसे वहां का शासक बना दिया जाता है। इतना क्लियर है? चांदपुरगढ़ से आप थोड़ा ऊंचाई पर देखोगे, कोनपुरगढ़ का किला भी है। कोनपुरगढ़ का किला भी है। इसी को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। ओके। इसके अलावा आप देखोगे जब पवार वंश की स्थापना होती है 888 ईस्वी के अंदर, और कब तक चलता है ये? 1949 तक चलता है। 1949 तक। हम जब टिहरी रियासत की बात करेंगे तो 6 राजाओं को हम वहां पे पढ़ते हैं। इसके अलावा 54 राजाओं को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। टोटल 60 राजा हैं। 60 में से 54 राजा हम गढ़वाल के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा गढ़वाल का ही एक अंग है टिहरी, जो कि अंग्रेज जब शासन शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने 1815 के अंदर, तब से टिहरी रियासत अलग हो जाती है। तो वहां पर हम 6 राजाओं को पढ़ेंगे, वो हम अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 54 राजाओं के बारे में देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं। ओके, इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। देखो, इसके बाद जो प्रमुख शासक हमें कनकपाल के बाद देखने को मिलता है वो है सोनपाल। सोनपाल को हम स्वर्णपाल के नाम से भी जानते हैं, 24वां राजा था। ओके। ये इसने खस राजाओं को हराया था और इसके अधीन कई खस राजा इसके अधीन शासन करते थे। समझ रहे हैं? और इसने राजधानी को परिवर्तित किया। राजधानी अपनी कहाँ ले गया? ये भिलंग घाटी ले गया। थी कहाँ? चांदपुरगढ़ थी। कहाँ थी? चांदपुरगढ़ में थी, जो कि कहाँ है? चमोली के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ वंशज चांदपुरगढ़ में ही रहते हैं और कुछ वंशज कहाँ चले जाते हैं? भिलंग घाटी में चले जाते हैं। अब मतलब कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 2 जगह पे शासन हो रहा है। जहां इसने राजधानी परिवर्तित की अपनी, उसे क्या कह रहे हैं? भिलंग घाटी स्थानांतरित करी, यही कह रहे हैं। इसके अलावा भिलंग घाटी में जो लोग शासन कर रहे हैं आगे सोनपाल के बाद, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सोनवंशी कहते हैं।
क्योंकि सोनपाल ने राजधानी परिवर्तित की थी। कहाँ करी थी? भिलंग घाटी में करी थी। और वहां शासन करने वाले सोनपाल से सोनवंशी कहलाएंगे। समझ रहे हो? और जो चातुरगढ़ में शासन कर रहे हैं वो एक अलग शाखा है, भिलंग घाटी में जो कर रहे हैं वो एक अलग शाखा है। क्लियर है? इसके अलावा जो हमें अगला राजा का उल्लेख देखने को मिलता है वो 28वां राजा है, लखन देव इसका नाम है, लसण देव भी इसको बोला जाता है। ओके, प्रथम स्वतंत्र शासक था। क्यों बोला जाता है? इसकी हमें ताम्र मुद्राएं स्वयं की देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसकी एक ताम्र मुद्रा मिली है जिससे सिद्ध होता है कि अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक था। प्रथम स्वतंत्र शासक भी बोल सकते हैं इसको। अपनी मुद्रा वही तो चलाएगा ना जो स्वतंत्र होगा ना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? भिलंग घाटी थी। यानी क्या था? ये सोनवंशी था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अजयपाल से पहले हम बात करते हैं अनंतपाल की। किसकी बात करते हैं? अनंतपाल की। अनंतपाल सेकंड की। ये कौन सा राजा है? ये 29वां राजा है। 29वां राजा है। इसके बारे में एक चीज याद रखना, इसका हमें एक शिलालेख मिला हुआ है। कौन सा? उसको बोलते हैं धारशिला शिलालेख। धारशिला शिलालेख ये हमें मिला हुआ है। और कब मिला? कब का है शिलालेख? 1335 ईस्वी का है। ये याद रखना। ओके, इसके अलावा एक और राजा याद रखना, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, एक राजा और याद रखना जो 34वां राजा है पवार वंश का, उसका नाम है जगतपाल। क्या नाम है? जगतपाल। जगतपाल का हमें एक अभिलेख देखने को मिलता है रघुनाथ मंदिर से। ठीक है, कहां से? रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर कहां पर है? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पर है? टिहरी के अंदर। ठीक है, वहां से हमें इसका एक अभिलेख देखने को मिलता है जो कि क्या है? एक ताम्रपत्र के रूप में है। यहाँ पर इसको रजवार की उपाधि दी गई है। रजवार किसको कहा जाता था उस टाइम पे? जो प्रभुत्व संपन्न राजा हुआ करते थे, यानी जो डिसीजन खुद से लिया करते थे, उनको रजवार राजा कहा जाता था। ठीक है, तो रजवार की संज्ञा दी गई है उसे कौन से ताम्रपत्र अभिलेख के अंदर? रघुनाथ मंदिर में मिला है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी। जगतपाल की बात हो रही है, 34वां राजा है। क्लियर है इतना? अब हम लोग जो नेक्स्ट राजा है उसको देखते हैं, उसका नाम है अजयपाल। अजयपाल गढ़वाल का कौन सा राजा है? 37वां राजा है। कौन सा राजा है? 37वां राजा। इसने कब से कब तक शासन किया? इसने शासन किया 1490 से लेकर 1519 तक। 1490 से 1519 तक। सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है ये परमार वंश का, सबसे शक्तिशाली शासक। इसने 52 गढ़ों को जीता था और उस पर एक छत्र राज किया था। यहाँ पर एक कफ्फू चौहान का नाम सुना है आप? कफ्फू चौहान, ये अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। जब इसके पास अजयपाल गया था, इसने साफ मना कर दिया था कि भैया हम अपना गढ़ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, हालांकि अजयपाल ने इसको जीत लिया था, बट इसकी वीरता के किस्से बहुत मशहूर हैं। ये कौन सा गढ़ था? ऊपूगढ़ था, जहां पर कप्पू चौहान था। ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो अजयपाल है, इसी के समकालीन जो चंद वंश है, वहां पर कौन राज कर रहा था? कीर्ति चंद राज कर रहा था। और कीर्ति चंद के साथ इसका युद्ध भी हुआ था और कीर्ति चंद ने इसे हराया भी था। ठीक है, समझ रहे हो? सबसे शक्तिशाली शासक है पवार वंश का, उसे हरा कौन रहा है? चंद वंश का कीर्ति चंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसने राजधानी को स्थानांतरित करा और एक बार नहीं 2 बार करा। चातपुरगढ़ राजधानी थी, वहां से कहाँ आए? देवलगढ़ आया। कहाँ आया? देवलगढ़। देवलगढ़ कहाँ है? पौड़ी के अंदर। ठीक है, 1506 के अंदर देवलगढ़ आया। और देवलगढ़ से इसने राजधानी फिर चेंज करी। कहाँ? श्रीनगर। कब करी? 1517 के अंदर। श्रीनगर भी कहाँ है? पौड़ी के अंदर। क्लियर है? अजयपाल 2 बार राजधानी स्थानांतरित करता है, चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़। बताया था ना, जो सोनपाल था उसने राजधानी कहाँ चेंज करी थी? भिलंग घाटी। एक शाखा उसकी कहाँ चल रही थी? चाँदपुरगढ़ में ही चल रही थी। और दूसरी शाखा कहाँ चल रही थी? भिलंग घाटी में चल रही थी। तो चाँदपुरगढ़ में होगा अजयपाल। अजयपाल चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ आया, देवलगढ़ से फिर कहाँ? श्रीनगर गया। देवलगढ़ 1506, श्रीनगर 1517, दोनों ही जगह कहाँ है? पौड़ी में है। इतना क्लियर है? ओके। इसके अलावा अजयपाल ने उनकी जो कुल देवी थी पवार वंश की, राज राजेश्वरी को स्थापित किया। राज राजेश्वरी को स्थापित किया, उसकी स्थापना करी। किसने? अजयपाल ने। कहाँ पर करी? श्रीनगर के अंदर करी। श्रीनगर को उसने क्या बनाया था? अपनी कैपिटल बनाया था। ओके। इसके अलावा कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा, जैसे भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर। उसके अलावा सत्यनाथ मंदिर,
सत्यनाथ मंदिर के अलावा गौरजा मंदिर, गौरजा मंदिर के अलावा आप देख सकते हो लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसका इसने क्या कराया, जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अजयपाल की उपाधियों की, तो इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। अशोक ने जैसे लास्ट टाइम में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसे ही इसने गोरखनाथ पंथ अपनाया था। ओके, गढ़वाल का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क। सावरी ग्रंथ में जो है आदिनाथ की उपाधि दी गई है अजयपाल को। सावरी ग्रंथ में आदिनाथ की उपाधि दी गई है अजयपाल को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सरोला ब्राह्मण प्रथा इसने शुरू करी थी सैन्य अभियानों के दौरान छुआछूत की समस्या को खत्म करने के लिए। जब सैन्य अभियान होता था वहां पर सभी लोग खाना खा पाए, सभी लोग, किसी ऐसा व्यक्ति कोई होना चाहिए ना जिसके हाथ का खाना सभी लोग खा पाए, तो उच्च जाति के ब्राह्मणों की इसने नियुक्त करी थी भोजन बनाने के लिए, ताकि भोजन के कारण कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ओके, इसके अलावा धूली पाथा पैमाना इसने शुरू करवाया था। धूली पाथा पैमाना क्या होती है, अनाज को मापने की एक पैमाना है, अनाज को मापने का, ठीक है। लगभग एक पाथा लगभग 2 kg का होता है, 2 किलोग्राम का होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम उपाधियों की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, जो मानोदया काव्य है, मानोदया काव्य किसने लिखा है, कवि भरत ने लिखा है। इसने अजयपाल की तुलना कृष्ण से की है, भीम से की है, इंद्र से की है, और इसके अलावा आप देखोगे कुबेर से भी इसकी तुलना की गई है, ठीक है। इंद्र, भीम, कुबेर, कृष्ण सभी से इसकी तुलना कर दी गई है, किसकी, अजयपाल की। ओके, इतना नोट रखना। और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में भी। ओके, इसके बाद जब हम बात करते हैं शाह की उपाधि, शाह की उपाधि से भी पहले हम एक राजा की बात करते हैं जिसका नाम है सहजपाल। क्या नाम है, सहजपाल। सहजपाल के बारे में आप एक दो चीजें याद रखना। जो मुगल मनसबदार था, ठीक है, हुसैन खां ने इसी के शासनकाल के दौरान शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर लूटपाट करी थी, ठीक है, शिवालिक के पास लूटपाट करी थी। इसके अलावा हमें इसके एक अभिलेख देखने को मिलता है देवप्रयाग से। अभिलेख कहां से देखने को मिलता है, देवप्रयाग से। और इसी को कहा गया है शत्रुओं को संताप देने वाला, शत्रुओं को संताप देने वाला, ठीक है। किसको कहा गया है, सहजपाल को कहा गया है, राइट। कहां और कहा किसमें गया है इसको, मानोदया काव्य में, मानोदया काव्य में, भरत कवि, ठीक है। सहजपाल कौन सा राजा था पवार वंश का, 42वां राजा था। इतनी चीजें आप सहजपाल के बारे में याद रखना। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे, हमें मिलते हैं शाह की उपाधि लगाने वाले। अभी तक हमें पाल देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ कौन मिलेगा, यहाँ शाह मिलेगा। और शाह की उपाधि लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बलभद्र शाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और ये 43rd राजा था, 43वां राजा था किसका, पवार वंश का। ओके, 43वां राजा था। कब से कब तक शासन किया, 1575 से 1591। शाह की उपाधि ली इसने, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। लोधी वंश के द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी, अकबर के समकालीन था। बधानगढ़ का युद्ध होता है, किसके साथ में होता है, रुद्रचंद के साथ में होता है। किसके साथ, रुद्रचंद का सेनापति कौन था, पुरुषपंत था, जिसके बारे में हमने चंद्रवंश में ही बात करी थी। और ये पुरुषपंत इसमें क्या जाता है, मारा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, रुद्रचंद हार जाता है और बलभद्र शाह जीत जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसी युद्ध को ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। चमोली के ही समीप ग्वालदम नामक जगह पड़ती है जहां पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी को जो बलभद्र शाह है, इसको ही मानोदया काव्य में भीमसेन समोबली कहा गया है। भीमसेन समोबली कहा गया है किसको, बलभद्र शाह को। किसके द्वारा, कवि भरत के द्वारा। कवि भरत ने क्या लिखी थी, मानोदया काव्य लिखी थी। क्लियर है, इतना ही याद रखना है आपको बलभद्र शाह के बारे में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं मानशाह के पास, पहली बात तो यही याद रखनी है, जो राजकवि भरत है इसी ने मानोदया काव्य की रचना करी थी। कौन सी भाषा में करी थी, संस्कृत भाषा में करी थी, ठीक है। पहली बात ये याद रखनी है। इसके अलावा जो मानशाह है, मानशाह को ही कुछ उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे महाराजा धीराज। इसके अलावा इसी को बोला गया है बद्री सावतारेण, ठीक है, बद्री
सावतारेण के उपाधि से भी इसको नवाजा गया है। किसको? मानशाह को। एक पुस्तक हमें देखने को मिलती है, द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया। द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया किसकी पुस्तक है बता सकते हो? विलियम फिंच की है। किसकी है? विलियम फिंच की है। इसमें भी मानशाह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ओके, और मानशाह ने ही श्रीनगर में मानपुर शहर भी बसाया था। ठीक है, इसको एक मिनट क्लियर कर देते हैं। मानशाह ने क्या करा था? श्रीनगर के अंदर मानपुर शहर भी बसाया था। ओके, जो राजकवि भरत है, इसी का हमें एक अन्य नाम और देखने को मिलता है, ज्योतिक राय। ज्योतिक राय कहाँ देखने को मिलता है ये नाम हमें? अकबरनामा और जहांगीरनामा के अंदर। अकबरनामा एवं जहांगीरनामा के अंदर। ठीक है, अकबरनामा में बताया गया है कि जो ज्योतिक राय है वो टोडरमल का मित्र था। टोडरमल का मित्र था कौन? ज्योतिक राय। और ज्योतिक राय कौन है? राजकवि भरत है। देखो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अकबरनामा, जहांगीरनामा, आप सोचो कि क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा उत्तराखंड की जानकारी नहीं देता? तो आपको पता होना चाहिए। अकबरनामा दे रहा है, जहांगीरनामा दे रहा है, किसके बारे में? ज्योतिक राय का उल्लेख हो रहा है ना, राजकवि भरत के बारे में बता रहा है, और राजकवि भरत उत्तराखंड के बारे में बता रहा है। तो चीजें ऐसे लिंक करनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओके, और उत्तराखंड कुछ कुमाऊं का एक ऐतिहासिक संघर्ष है, इससे रिलेटेड वो भी देख लो। मानशाह पर लक्ष्मी चंद ने टोटल 8 बार आक्रमण किया, जिनमें से 7 बार उसे क्या मिली? हार मिली, यानी मानशाह 7 बार जीता। 8वां एक युद्ध होता है जिसके में क्या होता है? लक्ष्मीचंद जीत जाता है। मानशाह का सेनापति होता है इसमें खतर सिंह। ठीक है, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है मानशाह की सेनापति की, और मानशाह इसमें हार जाता है। ठीक है, और लक्ष्मीचंद क्योंकि ये युद्ध जीत जाता है 8वां, इसी खुशी में खतरवा त्योहार मनाया जाता है कुमाऊं के अंदर। ये भी याद रखना। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग बात करते हैं एक राजा जिसका नाम है श्याम शाह। श्याम शाह, या इसको शाम शाह भी कहते हैं। ठीक है, ये 45वां राजा। पहली बात तो ये याद रखो। इसके अलावा ये याद रखो कि ये जो इसके समकालीन जो शासक चल रहा है उस टाइम कौन चल रहा है? जहांगीर चल रहा है। जहांगीर के समकालीन है ये। ठीक है, जहांगीरनामा के अनुसार एक बात बोली गई है कि जो जहांगीर है उसने श्याम शाह को गिफ्ट दिया था। कब दिया था? 1621 के अंदर। गिफ्ट क्या दिया था? एक हाथी दिया था, और साथ ही साथ एक घोड़ा दिया था। ठीक है, एक हाथी और एक घोड़ा जहांगीर के द्वारा किसको भेंट किया गया था? सवाल ये बन सकता है, किसको किया गया था? श्याम शाह को किया गया था। ओके, इसके अलावा इसने जो इसकी राजधानी थी, श्याम शाह की राजधानी क्या होगी? वही जो सबकी है इसके बाद, श्रीनगर। श्रीनगर में इसने क्या करा? एक शामशाही बागान बनाया। शामशाही बागान बनाया। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। शामशाही बागान किसने बनाया? श्याम शाह ने बनाया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, श्याम शाह के ही शासनकाल में इसका चाचा था महीपत शाह। कौन? महीपत शाह, जो आगे रूल भी करेगा। अभी हम इसके बाद महीपत शाह के बारे में ही पढ़ेंगे। जो महीपत शाह था, महीपत शाह ने श्रीनगर में क्या करा? केशोराय मठ का स्थापना करी। केशोराय मठ की स्थापना करी, या केशोराय मठ का निर्माण करा भी कह सकते हो। कब करा? 1625 के अंदर। 1621 के अंदर इसे भेंट की गई जहांगीर के द्वारा, एक हाथी और एक घोड़ा। इसके अलावा शामशाही बागान बनाया इसने श्रीनगर में। महीपत शाह ने इसी के शासनकाल में, यानी श्याम शाह के शासनकाल में, केशोराय मठ का निर्माण किया 1625 के अंदर। इतनी बातें आपको श्याम शाह के बारे में याद रखनी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं महीपत शाह के पास। महीपत शाह जो कि श्याम शाह का चाचा था, और वो 46वां राजा बनता है। इसी को हम लोग गौरवभंजन कहते हैं। एक गौरवभंजक है यहाँ पे, गौरवभंजक। इसका सेनापति है कौन? माधो सिंह भंडारी। ओके, गौरवभंजन और भंजक में कंफ्यूज मत होना। गौरवभंजक कौन है? माधो सिंह भंडारी है। इसी ने मलेथा की कुल का निर्माण भी किया था। मलेथा की कुल क्या है? एक नहर है, उसका निर्माण करवाया था माधो सिंह भंडारी ने। तो गौरवभंजन कौन है? महीपत शाह है, शाहजहां के समकालीन था। ये याद है। 3 तिब्बती हमले हुए इसके दौरान। दापा तिब्बत वाले एरिया को ही बोलते हैं, जिसका सफलतापूर्वक सामना किसने किया था? महीपत शाह ने किया था।
रोटी सूची प्रथा इसने चालू करवाई। युद्ध के दौरान भोजन व्यवस्था के लिए इस व्यवस्था की इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसी ने जो है क्या करा था, सिरमौर को भी जीता था। सिरमौर कौन है, आज की डेट में जिसे हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं, वो सिरमौर वाला एरिया था। उसको भी जीता था किसने, महिपत शाह ने। इसके 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिकोला और बनवाड़ी दास। लोधी रिकोला, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को गरुभंजक कहते हैं, मलेथा की कुल का निर्माण किया था, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी का ही हमें एक रजत अभिलेख देखने को मिलता है, एक रजत यानी चांदी वाला अभिलेख देखने को मिलता है। कहाँ से, रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में है, टिहरी के अंदर। तो इस अभिलेख में एक चीज का उल्लेख किया गया है कि जो रानी कर्णावती थी, जिन्हें हम नागकटी रानी के नाम से भी जानते हैं, रानी कर्णावती थी कौन, महिपत शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती ने हटवाल नामक ब्राह्मण को भूमि दान में की थी। किसकी शपथ लेकर, माधो सिंह भंडारी की शपथ लेकर। ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा लोधी रिखोला एक अन्य सेनापति था जिसने नीति घाटी में दापा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। ओके। बनवाड़ी दास, कुमाऊं अभियान में काकूमोर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक काकूमोर जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था, महिपत शाह वर्सेस त्रिमल चंद किसका शासक है, एक कुमाऊं के चंद वंश का शासक है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, काकूमोर का युद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर बात आती है मुगलों से बगावत किस तरीके से रानी कर्णावती के द्वारा की गई। रानी कर्णावती को अभी मैंने बताया था नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रानी कर्णावती कौन थी, महिपत शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की कौन थी, माता थी। पृथ्वीपति शाह की माँ थी। जो रानी कर्णावती है, रानी कर्णावती के टाइम में ही क्या हुआ कि जो नवाजत खां है शाहजहां का सेनापति, उसने दून घाटी में हमला किया। ठीक है, दून घाटी में हमला किया, ये 1635 की बात हो रही है। रानी ने मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी थी। तभी से रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। देहरादून में करणपुर शहर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, रानी कर्णावती के द्वारा की गई थी। गढ़वाल की संरक्षिका कहा जाता है रानी कर्णावती को, इतना भी ध्यान देना। ये पृथ्वीपति शाह की जब बात हो रही है, पृथ्वीपति शाह 47वां राजा है। 1635 से लेकर 1664 तक इसने शासन किया। जब हम बात करते हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में, पृथ्वीपति शाह सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था और 1635 में शासक तो बन गया था, लेकिन संरक्षिका कौन थी, रानी कर्णावती थी। 1640 के अंदर ये शासन को संभालता है। ठीक है, और इसी के दौरान इसने किसको शरण दी थी, दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसको शरण दी थी। दारा शिकोह कौन था, ये औरंगजेब का भाई था। ठीक है, इनके बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था केंद्र के अंदर, और इसी दौरान दारा शिकोह को तो औरंगजेब ने मार दिया था, तो इसके जो पुत्र था, इसके पुत्र को भी औरंगजेब क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो इसको शरण किसने दी, पृथ्वीपति शाह ने दी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे दी, श्रीनगर में। 1658 की बात चल रही है। औरंगजेब के कोप का सामना किसने करा, पृथ्वीपति शाह ने किया, ये भी याद रख सकते हो। इसके अलावा जो इसका पुत्र था, किसका, पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह था, इसने सुलेमान शिकोह को क्या करा, वापस औरंगजेब को सौंप दिया। पिता तो क्या कर रहा है, सुलेमान शिकोह को शरण दे रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन बेटे ने क्या करा, औरंगजेब को उसको वापस से सौंप दिया, जिससे परेशान होकर पृथ्वीपति शाह ने उसे देश निकाला कर दिया। किसको, मेदिनी शाह को। पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को बोला तू भाई निकल यहाँ से। ठीक है, उसका देश निकाला कर दिया। तो पृथ्वीपति शाह ने अपना बाकी का जो टाइम है मुगल दरबार में ही बिताया। राइट। इसके अलावा जो सुलेमान शिकोह आया था, उसके साथ 2 अन्य चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और हरदास, जो हम मौलाराम वगैरह पढ़ते हैं ना आगे, इन्हीं के वंशज हैं वो। श्यामदास व हरदास को आश्रय दिया था किसने, पृथ्वीपति शाह ने, ये भी दिमाग में रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फतेहपति शाह के बारे में। ये गढ़वाल का 49वां राजा था। गढ़वाल का स्वर्ण युग भी इसके काल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये कौन था, पृथ्वीपति शाह का पौत्र था।
पौत्र क्यों बना? क्योंकि पति शाह का पुत्र कौन था? मेदिनी शाह था। मेदिनी शाह को तो देश निकाला कर दिया, तो आया कौन? पौत्र आया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। तो ये गद्दी पर बैठा 12 साल की उम्र में, तो निर्णय नहीं ले पाएगा। तो क्या होगा? यहाँ भी एक संरक्षिका बनेंगी जिनका नाम होगा राजमाता कटौची। राजमाता कटौची, ठीक है। तो राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? फतेहपति शाह की थी। ये ध्यान में रखना। फतेहपति शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। मुगल औरंगजेब के समकालीन था, ये भी याद रखना। जैसे अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे ही फतेहपति के शासनकाल में भी 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में सुरेशानंद बड़तपाल है, हरिदत्त नौटियाल है, शशिधर डंगवाल है, इसके अलावा हरिदत्त थपलियाल है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हरिदत्त थपलियाल है, वासवानंद है, और इसके अलावा कीर्तिराम है, ठीक है। तो ये कुछ नवरत्न थे किसके दरबार में? फतेहपति शाह के, ओके। और इन्होंने खुद के कॉइन से भी इश्यू कराए थे फतेहपति शाह ने, ठीक है। स्वर्ण युग माना जाता है गढ़वाल का, किसके काल को? फतेहपति शाह के काल को। बंगाली का युद्ध देखने को मिलता है। उससे पहले एक और युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे हम सिरमौर का युद्ध कहते हैं। सिरमौर का युद्ध, सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? 1685 के अंदर हुआ था। बंगाली का युद्ध कब हुआ था? 1689 के अंदर हुआ था, 1689 के अंदर हुआ था, ओके। जो सिरमौर का युद्ध हुआ था वो मेदिनी प्रकाश वर्सेस फतेहपति शाह हुआ था। मेदिनी प्रकाश कहाँ का शासक था? सिरमौर का शासक था। फतेहपति शाह गढ़वाल का था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था 1685 के अंदर। बंगाली का युद्ध कब हुआ था? 1689 के अंदर हुआ था। फतेहपति शाह व सिख गुरु गोविंद सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये दिमाग में याद रखना, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य युद्ध कौन सा हुआ था? बंगाली का युद्ध हुआ था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह क्यों युद्ध लड़ने लगे भैया? ऐसा हुआ था, सिरमौर का जो शासक था मेदिनी शाह, उसने गढ़वाल और सिरमौर के जो सीमा है उसी के पास में गुरु गोविंद सिंह को जमीन दान में की थी। किसने दान में की थी? मेदिनी प्रकाश ने की थी, ठीक है। तो उसी को लेके विवाद हुआ और फतेहपति शाह और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच ये युद्ध हुआ। क्लियर है इतना? राजमाता कटौची के संरक्षण में हरक सिंह कटहैत के द्वारा जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कटहैत गर्दी का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? कटहैत गर्दी का काल कहते हैं। किसके संरक्षण काल में हुआ था? राजमाता कटौची के। राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? फतेहपति शाह की थी। ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। अब हम लोग फतेहपति शाह का जो शासनकाल था, इस दौरान कुछ रचनाएं हुई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कवि और यहाँ पर लिखता हूँ उनकी रचना, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो कवि, जैसे पहले कवि हैं रतन कवि। रतन कवि की हमें जो रचना देखने को मिलती है फतेह प्रकाश, ठीक है। क्या? फतेह प्रकाश इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फतेह प्रकाश या फतेह शाह, ऐसी अगर कोई रचना आपको देखने को मिलती है तो उसको किसने लिखा है? उसकी रचना किसने की है? रतन कवि ने की है। एक अन्य कवि है, इंपॉर्टेंट कवि है मातीराम की जो हमें रचना देखने को मिलती है बृहत कौमुदी या वृत्त कौमुदी। इसके अलावा छंदसार पिंगल, न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, छंदसार पिंगल और बृहत कौमुदी वाला किसकी रचना है? मातीराम की रचना है। इसके अलावा जो हमें एक अन्य राइटर दिखते हैं वो है रामचंद्र के द्वारा जो रचना की गई वो की गई फतेह शाह यशोवर्मन किसकी रचना है? रामचंद्र की रचना है। इसके अलावा जो हमें अन्य राइटर मिलते हैं जटाशंकर किसकी रचना है? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है, कर्ण ग्रंथ, ठीक है। याद रखना, जब हम रतन कवि की बात करते हैं फतेह प्रकाश या फतेह शाह, मातीराम बृहत कौमुदी और छंदसार पिंगल, रामचंद्र फतेह शाह यशोवर्मन, जटाशंकर फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है। बाकी को याद करना आपके लिए उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बृहत कौमुदी और छंदसार पिंगल को अलग से याद करना। देखो बाकी में फतेह शाह आ रहा है,
ठीक है, तो आपके दिमाग में आ सकता है फतेह शाह, अगर आ रहा है तो फतेह शाह के शासनकाल में है, तो आप लिंक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कौन कौन से आपको कवि बताए हैं, उससे आप उसको दिमाग में लेके आ सकते हो। बट ये थोड़ा सा अलग है, बृहत कौमुदी और छंसार पिंगर, इसको आप अलग से याद करना। बाकी याद आपको ये भी करना है, यशोवर्मन कर्ण ग्रंथ, या कर्ण ग्रंथ याद रखो जटाशंकर, यशोवर्मन याद रखो रामचंद्र। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 18वीं सदी का जो संघर्ष था, ठीक है। उससे पहले हम दो राजाओं की बात करते हैं, जैसे उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह के बारे में याद रखना, ये 22 साल की उम्र में क्या करा, इसने गद्दी पर बैठा और बग्वाल के दिन इसकी मृत्यु होती है। बग्वाल के दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक इसने शासन नहीं करा। इसके अलावा एक अन्य राजा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, दिलीप शाह, ठीक है, दिलीप शाह। इसके बारे में एक चीज याद रखना, सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा है ये, सबसे कम समय तक शासन करने वाला गढ़वाल पवार वंश का राजा है ये, ठीक है। 1-2 महीने ही इसने शासन करा यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रदीप शाह की तरफ। एक लंबा शासनकाल था इसका, सबसे लंबा शासनकाल भी किसका है, प्रदीप शाह का है, ये भी याद रख सकते हो। इसकी धार्मिक सहिष्णुता हमें देखने को मिलती है, कैसे गुरु सिख गुरुद्वारे के निर्माण के लिए इसने देहरादून के 4 गांव दान में दिए थे। कौन कौन से वो गांव थे, क्वेश्चन पूछता है। धमू वाला, पंडितवाड़ी, मियाँ वाला और भूपत वाला। धमू वाला, पंडितवाड़ी, मियाँ वाला और भूपत वाला। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 4 गांव कौन कौन से हैं। इसके अलावा दूनागिरी का युद्ध हुआ था 1773 के अंदर। 1773 के अंदर दूनागिरी का युद्ध होता है। दूनागिरी का युद्ध किस किस के बीच में होता है पता है, एक साइड रोहिल है, दूसरी साइड कुमाऊं प्लस गढ़वाल की सेनाएं हैं। हुआ क्या था, जो रोहेले थे, रोहेलों ने आक्रमण किस पे किया था, जो कल्याण चंद फोर है, क्या है, कल्याण चंद फोर है, इस पर रोहेलों ने आक्रमण किया था। कुमाऊं चंद, ये कुमाऊं का शासक है, ठीक है। तो इस पे आक्रमण करा तो ये किसके पास गया सहायता लेने के लिए, ये प्रदीप शाह के पास चला गया। ओके, जैसे ही रोहेलों को पता लगा ये प्रदीप शाह के पास पहुंच गया, तो रोहेलों ने क्या करा, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के विरुद्ध अब अभियान चला दिया। पहले जो खाली कुमाऊं के विरुद्ध चला रहे थे, अब कुमाऊं गढ़वाल दोनों के विरुद्ध चला दिया, ठीक है। तो इनके बीच युद्ध होता है दूनागिरी का, ठीक है। दोनों हारते हैं, और जब हारते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो कुमाऊं शासक है कुमाऊं का, कल्याण चंद फोर, इससे रोहेले क्या कहते हैं, भाई तू एक काम कर, अब 3 लाख रुपए हमें दे, जो भी हमारा नुकसान हुआ है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। 3 लाख रुपए मांगे गए। अब कल्याण चंद फोर के पास तो थे नहीं पैसे, तो ये किससे उधार मांगता है, प्रदीप शाह से उधार मांगता है। प्रदीप शाह से उधार मांगता है और इनके बीच में संधि होती है, तब ये यहां से जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। और इसी का सभा कवि कौन है, प्रदीप शाह का, प्रदीप शाह का सभा कवि है मेघाकर शर्मा। मेघाकर शर्मा, मेघाकर शर्मा की एक रचना मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, कौन सी बताई थी, रामायण प्रदीप, क्लियर है। तो ये किसका था, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो प्रदीप शाह की राजमाता थी कौन थी, जिया कनकदेई, जिया कनकदेई। ओके, ये भी मात्र 5 वर्ष की उम्र में कहाँ बैठा था, गद्दी पे बैठा था। प्रदीप शाह मात्र 5 वर्ष की उम्र में कहाँ बैठा था, गद्दी पे बैठा था। गद्दी बोले तो शासन शुरू करा था। और इसकी जो राजमाता थी, जब ये छोटा था तो कौन संभाल रहा था शासन, जिया कनकदेई, राजमाता जिया कनकदेई, प्रदीप शाह। ओके, ऐसे भी नोट कर लेना। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं ललित शाह के बारे में, जो कि 53वां राजा है गढ़वाल के पवार वंश का। टोटल हम 54 राजा देखेंगे आज। उसके बाद के जो 6 राजा हैं पवार वंश के, वो हम टिहरी रियासत के अंदर पढ़ते हैं। टिहरी रियासत कब शुरू हुई, जब अंग्रेज आए 1815 के अंदर। उसके बाद एक गैप के बाद दोबारा से पवार वंश के वही राजा आगे बढ़ाते हैं शासन को, तो उनको हम टिहरी रियासत के अंदर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 53वां राजा कौन है, ललित शाह। इसके शासनकाल के दौरान एक युद्ध होता है, पगवाली पोखर युद्ध 1777 के अंदर। किस किस के बीच में होता है, कुमाऊं का राजा कौन है, मोहन चंद। याद है, मोहन सिंह नाम का व्यक्ति जो मोहन चंद के नाम से राजा बनता है, मोहन चंद प्लस गढ़वाल सेना के बीच। गढ़वाल सेना बोले तो ललित शाह, ठीक है। तो इसको आमंत्रित कौन करता है, हर्षदेव जोशी करता है। इसके बारे में बात हुई थी ना, हर्षदेव जोशी आमंत्रित करता है ललित शाह को कि वो कुमाऊं पर अटैक करे, ठीक है।
ओके, इसमें ललित शाह जीत जाता है। ललित शाह क्योंकि गढ़वाल का शासक था, तो कुमाऊं का शासक कौन किसको बना देता है, वो प्रद्युमन शाह को बना देता है। प्रद्युमन शाह को शासक बना देता है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है मीन्स। तो जो ललित शाह है वो मलेरिया के कारण गड़ाई नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ पर हम लोग ललित शाह का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, इसे समझना जरूरी है, इससे आपको आगे का जो परिपेक्ष है ना वो समझ में आएगा। ललित शाह के 4 पुत्र हैं, कौन कौन है, जयकृत शाह, इसके अलावा प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह के अलावा आप देखते हो पराक्रम शाह एंड प्रीतम शाह। प्रीतम शाह। ललित शाह कहाँ आ रहा है, कुमाऊं में आ रहा है, कुमाऊं में जीत जा रहा है, तो कौन बन रहा है कुमाऊं का शासक, प्रद्युमन शाह। ललित शाह की मृत्यु हो जा रही है, तो उसके बाद शासक गढ़वाल का कौन बन रहा है, जयकृत शाह। इतना समझ में आ रहा है। जयकृत शाह ही वो शासक है जिसके टाइम में दूसरी बार सेकंड टाइम रोहिलों का आक्रमण होता है। रोहिलों का आक्रमण, दूसरा रोहिलों का आक्रमण किसके काल में होता है, जयकृत शाह के काल में होता है। ओके, इसके अलावा जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, तो इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, कपरौली का युद्ध होता है। कपरौली का युद्ध होता है, कब होता है, 1785 के अंदर होता है, ये याद रखना। 1785 के अंदर कपरौली का युद्ध होता है। कपरौली श्रीनगर के पास, ओके, श्रीनगर के पास। ये युद्ध में कौन कौन सी सेनाएं आमने सामने थी, एक तो सिरमौर का राजा, सिरमौर का राजा प्लस गढ़वाल का राजा। ओके, सिरमौर का राजा यानी हिमाचल प्रदेश का राजा प्लस गढ़वाल का राजा एक साइड है। दूसरी साइड कौन है, दूसरी साइड है आपके प्रद्युमन शाह प्लस उसका भाई है पराक्रम शाह। पराक्रम शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह वर्सेस सिरमौर का राजा प्लस गढ़वाल का राजा, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और जीतता कौन है, गढ़वाल, और सिरमौर का राजा जीत जाता है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। कौन जीतता है, गढ़वाल यानी कि जयकृत शाह जीत जाता है। उसके बाद रोहिलों का आक्रमण होता है 1786 में। 1786 में आक्रमण होता है और जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी दौरान एक और कांड होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जोशियाणी कांड के नाम से जानते हैं। जोशियाणी कांड, जोशियाणी कांड, कौन जोशी देखने को मिलता है यहाँ पर, मैं चाणक्य, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी क्या करता है, श्रीनगर में जाता है, श्रीनगर जो कि गढ़वाल का हिस्सा है, गढ़वाल में जाकर काफी ज्यादा लूटमाट करता है और अत्याचार करता है लोगों पे। ठीक है, इसी को हम जोशियाणी कांड के नाम से जानते हैं, जो कि कब हुआ था, 1785 के अंदर हुआ था। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रद्युमन शाह के बारे में। ओके, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह 1786 में जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है रोहिलों के आक्रमण के बाद, तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपके गढ़वाल में, वहां पर शासन करने लगता है। अंतिम स्वतंत्र परमार शासक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद के जो शासक आएंगे वो क्या होंगे, वो अंग्रेजों के अधीन होंगे। ठीक है, 1786 से 1860 तक इसने शासन किया और कुमाऊं एवं गढ़वाल पर दोनों पर शासन करने वाला पहला और एकमात्र शासक है। आंतरिक विद्रोह था इसके टाइम में, भाई पराक्रम शाह के साथ नहीं बनती थी, विद्रोह होता था बार बार। हालांकि इन्होंने कपरौली का युद्ध साथ में लड़ा था, ठीक है, बावजूद। तो गढ़ी का नाटक में इसका विवरण है, क्या विवरण है, गढ़ी का नाटक किसकी है, मौलाराम की है। मौलाराम ने पराक्रम शाह को क्या बताया है, एक विलासी राजा बताया है, एक चरित्रहीन राजा बताया है, इसके अलावा एक अत्याचारी राजा बताया है। इसी के शासनकाल के दौरान पहला गोरखा आक्रमण भी होता है जिसको लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एंड साथ ही साथ ये भी याद नहीं कब हुआ था, 1791 में हुआ था। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह हार जाता है और इसको 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना पड़ता है, किसको, गोरखाओं को। इस संधि की पुष्टि नेपाल सरकार ने कब करी पता है आपको, अगस्त 1992 के अंदर। क्या ऐसी संधि हुई थी, नेपाल सरकार के द्वारा इसकी पुष्टि की गई अगस्त 1992 में। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। इसके अलावा क्या हुआ था, 1795 के अंदर भयंकर अकाल आया था प्रद्युमन शाह की इधर, भयंकर अकाल पड़ा था 1795 में। इसी को हम इक्यावनी बावनी भी कहते हैं, इक्यावनी बावनी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है इक्यावनी बावनी क्या है, इक्यावनी बावनी कहते हैं। क्यों कहते हैं इक्यावनी बावनी, 1851 और 1852 संवत चल रहा था उस टाइम में। ठीक है, 1851 1852 संवत चल रहा था, जबकि ईस्वी कौन सी चल रही थी, 1795। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। उसके बाद 1803 के अंदर भयंकर भूकंप आता है। ठीक है, 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल में 9.0 तीव्रता का सबसे विनाशकारी भूकंप आता है, जिससे राज्य पूरी तरह चरमरा जाता है। समझ रहे हो, पूरी तरह क्या हो जाता है, हालात इतने खराब हो जाते हैं
कि प्रद्युम्न शाह को क्या करना पड़ जाता है अगला युद्ध लड़ने के लिए, जो कि कब होता है 1804 14 मई को होता है। गोरखा दोबारा से आक्रमण करते हैं खुलबुड़ा के मैदान में, जो कि कहाँ है, देहरादून में। गोरखा सेना और गढ़वाल सेना के बीच एक निर्णायक आमना सामना होता है, जहां पर जो है अपना राज सिंहासन बेचना पड़ गया था किसको, प्रद्युम्न शाह को, युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे हालात हो गए थे उस टाइम में, समझ रहे। सहारनपुर में जाके अपना राज सिंहासन बेच आया था प्रद्युम्न शाह। इतने क्यों, क्योंकि भूकंप आया था, अकाल पड़ा था, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी का फायदा गोरखाओं ने उठाया। उन्होंने कहा अब जो है ये सही टाइम है, कुछ नहीं बचा हुआ, तो हम लोग इसको कैप्चर करते हैं, और उन्होंने करा। और इसी युद्ध के दौरान प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। साथ ही परमार वंश का स्वतंत्र शासन यहीं पर समाप्त हो जाता है। और संपूर्ण कुमाऊं में तो पहले ही 1790 के अंदर ही आ गए थे गोरखा, अब 1804 के अंदर ये गढ़वाल के अंदर भी आ जाते हैं, और यहाँ से गोरखा शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। देखो, कनकपाल है परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। कई जैसे शिव प्रसाद डबराल जी अजयपाल को मानते हैं। ठीक है, लखनदेव प्रथम स्वतंत्र शासक था, अपनी मुद्रा चलाई थी, भिलंग घाटी में इसकी राजधानी थी। अजयपाल बावनगढ़ जी थे, सरोला पड़ता धूलीपाता पैमाना। बलभद्र शाह शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। महिपत शाह गौरभंजन इसी का सेनापति था। गौरभंजक माधो सिंह भंडारी मलेथा की कुल वाला। रोटी सूची प्रथा भी इसने शुरू करवाई थी। फतेहपति शाह गढ़वाल का शिवाजी है, नवरत्न इसके पास में, गढ़वाल का स्वर्ण युग इसी के काल में था। प्रद्युम्न शाह अंतिम स्वतंत्र शासक था, खुलबुड़ा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। ओके, इतनी चीजें याद रखना। अब आज की जो हमारी ये क्लास हुई है, इसमें 3 सवालों के जवाब जो मैंने दिए हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो इसी में आपको जवाब मिल जाएंगे इसके। पवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, ये तो जस्ट मैंने अभी अभी बताया। बिना पीछे जाए अगर आप इसका कमेंट में आंसर कर पा रहे हो, इसका मतलब ठीक ठाक जा रहे हो आप। ठीक है, देखना पड़ रहा है, देखो, मेहनत करो, बार बार रिवीजन करो। उसका रिवीजन ही एकमात्र की है एग्जाम को निकालने की। ठीक है, कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन। इसके अलावा आप देखो, जो किस शासक ने जो है, किस शासक के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी बताना है, जिसमें अकबर की तरह नवरत्न थे। ऐतिहासिक खुलबुड़ा का युद्ध किस तिथि को, किस वर्ष को लड़ा गया, ये भी आपको बताना है। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। एंड इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए या बाकी क्विज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कमेंट में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।